लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SPFN न्यूज और मैं फरियाल गुलाबासी आपको प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते जब हमारा प्रोग्राम लाइव गया और एयर गया मंगल और पीर और मंगल वाले दिन, तो आप तक वो हम न्यूज नहीं शेयर कर सके आपसे, जिसमें इलेक्शन बाकायदा तौर पर अनाउंस हुए थे, जिसमें इलेक्शन का दिन तो अनाउंस नहीं हो सका, कोई डेट तो कंक्रीट हमारे सामने निकल कर नहीं आ सकी, लेकिन उसमें बजाहिर एक हफ्ता दिया गया, महीना दिया गया कि कब इलेक्शन जो है वो पॉसिबल और कब इलेक्शन हो सकते हैं। तो बड़ा अहम जो है वो टाइम था और बड़ा अहम वो लम्हा था। बजाहिर लग रहा था कि अब इलेक्शन की तैयारियां दिखेंगी, बहुत कुछ है, लेकिन अब इसमें 2-3 सवाल उठते हैं, उस पर आपसे एक सेगमेंट में चल के तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इस टाइम पाकिस्तानी अवाम बेचारी जो बहुत सारी बीमारियों में इस टाइम मुलव्वस थी, जिसमें आईनी है, माशी बीमारी जो है सबसे बड़ी बीमारी थी, लेकिन उसके साथ साथ आशोब चश्म एक बीमारी, एक आंखों की बीमारी, एक आईसाइट डिजीज कह लें या एक आई डिजीज आप कह लें, जिससे पाकिस्तानी अवाम सफर कर रही है। और कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एक हर शहर जो है वो इसकी जद में आ चुका है। हर जगह लोग इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये क्या बीमारी है और आशोब चश्म की वजूहात क्या बनी है? अच्छा, मैं काफी सारे डॉक्टर्स की रिसर्च पढ़ रही थी और काफी सारे डॉक्टर्स को मैं सुन भी रही थी। डॉक्टर्स का कहना यह है कि आशोब चश्म जो है बरसात के मौसम में होती है, खासतौर पर जब बरसात अपने अख्ताम की तरफ जा रहा हो। लेकिन इस बार आशोब चश्म मामूल से या हर साल से ज्यादा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सैलाब की सूरत हाल, बारिशें बहुत ज्यादा हुई, उसकी वजह से आशोब चश्म की बीमारी को हम जरा देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा पाई जा रही है और तकरीबन हर दूसरे या तीसरे फर्द में हम उसको देख रहे हैं कि ये है। आशोब चश्म जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी, अच्छा, एक मिथ है जो मैं अपने नाजरीन के लिए क्लियर करती चलूं। एक मिथ है कि आप किसी की आंखों में देखेंगे जो इससे सफर कर रहा है तो आपको ये लग जाएगी। पहली बात है, ये मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, कोई मेडिकल रिसर्च इस बात को प्रूफ नहीं करती। अगर आप किसी की आंखों में देखेंगे जो आशोब चश्म से गुजर रहा है, सफर कर रहा है आंख की बीमारी से, तो आपको बिल्कुल बीमारी नहीं लगेगी, बल्कि उसकी वजूहत कुछ और है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आशोब चश्म के सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं। आशोब चश्म में जो आपकी आंखों से एक वाटरी डिस्चार्ज यानी पानी सा निकलता है, बट वो थिक होता है, यानी वो गाढ़ा सा डिस्चार्ज होता है, मामूली तौर पर वो सब्ज रंग का होता है और वो बैक्टीरियल होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं बेसिकली, और वो आपकी आंखों से निकलता है और आपको इचिंग सेंसेशन महसूस होती है, यानी कि आपको बार बार दिल करता है आप आंख को रब करें, आप खारिश करें और आपकी आंख के अंदर एक खारिश, आपको इचिंग सेंसेशन लाइक महसूस होगी चीज। आपकी जो आईलिड्स हैं, आंख की ऊपर वाली जो पलकों के साथ जो जगह है, वो आपको स्वेल्ड यानी स्वेलिंग, सोजनों से महसूस होती है और आप ज्यादा देर लाइट को नहीं देख सकते। और अगर इसकी प्रिकॉशंस की बात की जाए तो इसमें ज्यादा देर आपने लाइट को देखना भी नहीं है, डायरेक्टली आपने सूरज की रोशनी में निकलना भी नहीं है, वो अच्छी नहीं है ये चीज। और अगर बात की जाए इसके साथ साथ एक और इसकी प्रिकॉशनरी मेजर है कि आपने बार बार अपना हाथ आंख पर नहीं लगाना, खासतौर पर अगर आपका हाथ नहीं धुला हुआ, तो मजीद जरासीम आप अपने हाथ से आंख की तरफ लेकर जाएंगे। और जिन लोगों को आशोब चश्म है वो अपना तौलिया, अपना तकिया, अपनी कॉस्मेटिक्स, अगर औरतें हैं, खवातीन हैं, वो बिल्कुल किसी के साथ शेयर ना करें और उनको अलग कर दें। इससे इसको फैलने के जो चांसेस है वो मजीद बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपने अपना हाथ अपनी खराब आंख में जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से खराब है आंख उसमें लगाते हैं और वही हाथ आप किसी से मिलाते हैं या दरवाजे की नॉब पर लगाते हैं, दरवाजा खोलते हैं या पेन पकड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, वो दोबारा वही चीज कोई और पकड़ता है जिसकी आंख ठीक है, तो उसकी भी आंख खराब होने के चांसेस हैं और इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रिकॉशनरी मेजर ये भी है कि वो बच्चों से थोड़ा लाइक दूर रहें, या अपनी, मतलब अगर आपको देखने से कुछ नहीं होता, अगर आपकी आंख में कोई देख रहा है तो ये मिथ है कि उसको भी लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्नीजिंग करते हैं, अगर आपको छींक मारते हैं आप, या कफ करते हैं, खांसी करते हैं और उस दौरान आपको वो छींक या वो खांसी आसपास कोई बच्चा है उस तक कोई आपका ड्रॉप चला जाता है, वाटरी ड्रॉप, तो उससे ये बीमारी मजीद जो है फैलने का खतरा है। और जिनको बीमारी खुद है उनके अपने लिए भी ये ताकीद है कि बार बार फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, बार बार हाथ धोएं ताकि आपके हाथ साफ हो और मजीद कोई आपके हाथ से लग के जरासीम आपकी आंख में ना जाए और मजीद आंख में इंफेक्शन ना हो। अच्छा, खारिश आपने बिल्कुल नहीं करनी। मैं जितने डॉक्टर्स को सुन रही थी, मैं एक इंटरनेशनल रिसर्च पढ़ रही थी, आपने खारिश, इचिंग बिल्कुल नहीं करनी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप इचिंग करते हैं, जब आप आंख को इस तरह से करके रब करते हैं, तो उससे जो आपका कॉर्निया है वो इफेक्ट होने का
खतरा होता है और हो सकता है कि वो जख्मी होकर सफेद वो जो अंदर पार्ट है आपकी आंख का वो खराब हो जाए, तो आपने खारिश बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, इस पे कुछ हम बात मजीद करेंगे कि कौन कौन लोग मुअत्तल हुए, किन किन की सर्विसेज मुअत्तल की गई, क्या मामलात है, वो भी कितना केयरलेस बिहेवियर इंतजामिया की तरफ से, उस पर बात करूंगी मैं। पहले हम बात करेंगे कि आपने जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि जो आपकी आँख का कॉर्निया है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा अगर आप ख़ारिश करेंगे। तो आँखों को आपने ख़ारिश बिल्कुल भी नहीं करनी और उससे बीनाई तक आपकी मुतासिर हो सकती है। जो एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे करनी है वो ये है कि बजाय इसके कि आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको नहीं समझ होती, जा रहे हैं जी इंजेक्शंस लगवा रहे हैं जल्दी से आंख ठीक हो जाए। पहली बात है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, ये बीमारी आपकी 7 दिन से 10 दिन तक रहती है, खुद ही 7 से 10 दिन में ये ठीक हो जाएगी। आपको थोड़ा पेन फील होगा, पेन बहुत कम ही होगा, ज्यादा आपको यही तकलीफ होगी कि आप आंख खोल नहीं सकते, लाइट प्रॉपर नहीं देख सकते, लेकिन अदरवाइज ये 7 से 10 दिन में खत्म हो जाएगी। और अगर बहुत लंबी चली तो बहुत कम है कि 3 हफ्ते तक जाए, प्रोलॉन्ग करे इसका टाइम पीरियड। कुछ लोग इसमें स्टीरॉइड्स की तरफ चले जाते हैं, वो इलाज जो है वो स्टीरॉइड्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि हम इंजेक्शन लगवा लें, स्टीरॉइड्स लगवा लें और उससे हमारा ये वक्ती तौर पर जल्दी से फौरन ठीक हो जाए। स्टीरॉइड्स का बहुत ज्यादा नेगेटिव असर है, आपकी बीनाई, आपकी जो नजर है वो उससे जा सकती है, आप इतना बड़ा लॉस फेस कर सकते हैं। आप बाकायदा किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको एंटीबायोटिक देंगे, वो आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देंगे बाकायदा तौर पर। और इसमें ना सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। सो किसी भी अनाड़ी के पास नहीं जाएं, बराए मेहरबानी आप जब जाएं किसी प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, किसी आई जो मामला इस तरह के जानता हो उसके पास जाएं और प्रॉपर जो आई स्पेशलिस्ट हो इसके पास यही एजुकेशन हो। और सेकेंडली बार बार पानी की छींटे मारने से आंखों में कुछ नहीं होगा। अगर आपने कुछ करना है तो आप आर्टिफिशियल टीयर्स मिलते हैं, यानी नकली आंसू, जो हमारी ड्रामे में एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, जब भी ड्रामाज होते हैं, जो शूट होता है उसमें यूज भी करते हैं लोग। सो नकली आंसू जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं वो आप लें, उससे, और वो आप 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद डालें आंखों में बार। उससे ये होगा कि जब बार बार आप आर्टिफिशियल टीयर्स डालेंगे तो आंखें आपकी धुलेंगी, बार बार आपको नकली आंसू आएंगे तो आंखों के अंदर सफाई होगी और जल्दी से जल्दी बैक्टीरिया बाहर निकलेगा। जितनी जल्दी बैक्टीरिया वॉश आउट होगा, आपकी आंखों से बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली उतनी जल्दी आपकी आंखों के आशोब चश्म के बेहतर होने के चांसेस हैं, आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। मगर बार बार पानी की छींटे मारना, अनाड़ी डॉक्टर्स के पास जाना, क्योंकि हमारा अलमिया यही है, हम अनाड़ियों के पास चले जाते हैं, घरेलू टोटके करते हैं। बराए मेहरबानी घरेलू टोटके ना करें, ये सेंसिटिव चीज है, ये आपकी आंखों का मामला है, आपकी बीनाई मुतासर हो सकती है इससे। तो ये इट्स नॉट समथिंग कि आप इस पे खेलेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कोई हाथ की उंगली का मसला नहीं है। वो भी खैर एक्सपेरिमेंट्स या अनाड़ी चीजें या घरेलू टोटके तो आपको कहीं नहीं करने चाहिए, अनटिल और अनलेस कोई बहुत इफेक्टिव चीज आपको खुद पता हो कि नहीं है। और ये तो आंख का मामला है, आपका सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, आपका बॉडी का सबसे ऐसा अज़ा है जो सबसे सेंसिटिव है, और कितना जरूरी है आप आंख से दे। और एक बात मैं आपसे शेयर करूं, अभी मैं खबर पढ़ रही थी गालिबन किसी न्यूज चैनल के ऊपर कि बोरेवाला के अंदर बाकायदा एक स्टोरी वहां से खबर जो है वो निकल कर आई है, बहुत सारे शहरों में आई है, लेकिन बोरेवाला से जो खबर आई और एक चैनल पे चल रही थी कि वहां पर तकरीबन 7 के करीब खवातीन और 8 के करीब मर्द, जिन्होंने इस तरीके से एक करीबी क्लिनिक से जाके इंजेक्शन लगवाए और किसी अनाड़ी के पास वो गए और इंजेक्शन से उन सब की बीनाई मुतासर हो चुकी है और किसी को लाहौर अस्पताल रेफर किया गया है, किसी को जेलम के किसी अस्पताल में रेफर किया गया। तो ये हालात हैं। मेहरबानी करें, आंख सबसे सेंसिटिव है, सबसे सेंसिटिव तरीन पार्ट है बॉडी का, उसके साथ इस तरह प्ले नहीं करें। उसको आप अपने तरीके से आप उसको छोड़ दें, या तो आपकी बीमारी खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाना ही चाहते हैं तो आप प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, आर्टिफिशियल टीयर्स आपको वो देंगे, बार बार वो डालें ताकि आंखों से आंसू निकलें और रवानी हो पानी की और आंखें जो है प्रॉपर तरीके से वॉश आउट हो सके। तो ये तरीका है, बजाय इसके कि आप बार बार पानी के छींटे मारें। एक मिथ है कि किसी की आंखों में देखेंगे जी तो आंखें खराब हो जाएंगी, ये ना करें। और जिनको बीमारी है वो खास प्रिकॉशनरी मेजर्स लें ताकि उनके आसपास जो लोग हैं, खास तौर पर बच्चे हैं, बच्चों की आई साइट या आंखें मजीद सेंसिटिव होती हैं तो इफेक्ट हो सकते हैं, तो उनसे दूर रहे। ये आशुब चश्म के हवाले से मुझे कुछ जरूरी चीजें थी जो मैं अपने ऑडियंस के साथ डिस्कस करना, शेयर करना बड़ा जरूरी समझती थी। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हम अपने मामूल के टॉक शो या मामूल का आप कह लें कि जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे मौजूआत हैं, उन पर हम बात करेंगे। कुछ बड़े अहम मौजूआत हैं मेरे पास आज जिन पर हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आइए, स्टे ट्यून्ड। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए
हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एसपीएफएन न्यूज। इमरान रियाज खान पाकिस्तान के वो सहाफी जो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक सहाफी जो बहुत लंबे अरसे के लिए, बहुत बहुत लंबे टाइम के लिए जो है वो उसकी जबरी गुमशुदगी देखने में आई, वो मिसिंग पर्सन्स में रहा, वो मंजर आम से गायब रहा, उसकी आवाज को बंद करने की एक कोशिश की गई। इमरान रियाज खान वापस लौट आए कल सुबह के वक्त, और जो उनकी फैमिली है, उनके जो फैमिली जराए बताते हैं कि इमरान रियाज खान की वापसी से तकरीबन एक रोज कबल पूरी रात घर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता रहा, और ड्रोन की उनके भाई की गुफ्तगू है। और ड्रोन जब उड़ रहा था तो वो कह रहे थे कि हमें लग रहा है बाजार के कुछ होने वाला है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ इस किस्म की समात में कुछ इस किस्म की ऑब्जर्वेशंस देखने में आई थी, कुछ इस किस्म की समात के एंड से जो कंक्लूजन निकल कर आया था कि 10 से 15 दिन के अंदर इमरान रियाज खान घर वापस आ जाएंगे। वही हुआ। अक्टूबर से पहले इस चीज का एक तासुर दिया जा रहा था कि इमरान रियाज खान वापस आ जाएंगे, अक्टूबर से पहले पहले तो बिल्कुल वैसे हुआ। सितंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, आखिरी दिन है इस महीने के, और इमरान रियाज खान अपने घर को, अपने बच्चों के पास, अपने अहल खाना के पास, अपनी अहलिया के पास, अपने वालदैन के पास अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत लौट चुके हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमरान रियाज खान और सहाफत पाकिस्तान में इतनी मुश्किल क्यों हो चुकी है। हर दौर में, हर हुकूमती दौर में हम देखते हैं कि सहाफत मुश्किल हो जाती है, और हर हुकूमत कुछ मखसूस सहाफियों के ग्रुप्स को टारगेट करने शुरू कर देती है। चाहे वो कोई भी हुकूमत है, किसी की भी हुकूमत है, हर हुकूमत ने कुछ टारगेट सेट किए होते हैं कि इस सहाफी का प्रोग्राम बंद कराना, इस सहाफी को काम नहीं करने देना। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सहाफत का गला घोंटने से क्या माशरे में बेहतर तब्दीली आएगी? आपको लगता है कि सहाफत का गला घोंटने से, या किसी की आवाज दबाने से, या किसी की जुबान बंदी कराने से आप कुछ बदल सकते हैं? ये 2023 का दौर है, ये 1990 की दहाई नहीं चल रही, सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप एक आवाज बंद कराएंगे, यकीन करें, आप यकीन करें, हम देख चुके हैं 16 माह में, अगर आप एक आवाज बंद कराएंगे, उस एक आवाज के पीछे मजीद 20-22 आवाजें खड़ी हो जाएंगी। आप उन 20-22 को बंद करवाएंगे, उनके पीछे मजीद मल्टीप्लाई करके 40-45 खड़ी हो जाएंगी। तो ये आवाजें बंद करना, जुबान बंदी करना, ये कब तक हो सकेगा? उसमें इसमें उल्टा रियासत के वसाइल इस्तेमाल होते हैं, इसमें उल्टा रियासत की बदनामी होती है, रियासत को जवाब भी होना पड़ता है, रियासत एक्सपोज हो रही होती है। तो इस तरह नहीं होता। आप सहाफियों का, सहाफत का गला नहीं घोंट सकते। तमाम हुकूमती लोग जो आके हुकूमतें करते हैं, उन्हें लगता है कि हम वक्ती किसी सहाफी का टॉक शो बंद करा देंगे, प्रोग्राम बंद करा देंगे, उसको ऑफ एयर करा देंगे, उसको अपने इदारे से निकलवा देंगे, उसको किसी चैनल पर नहीं जाने देंगे। जैसे इमरान रियाज खान की 4 जगहों से नौकरी खत्म हुई। तो ये चीजें कब तक, ये चीजें लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती। वक्ती तो हुक्मरान जो है अपनी जिद और अना को तस्कीन दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ये मामला नहीं चल सकते। और इमरान रियाज खान की जो जबरी गुमशुदगी है, उसमें सियालकोट पुलिस तो कहती थी कि हम जानते ही नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, और हमारे पास वो नहीं है, हम उन्हें वापस रिलीज कर चुके हैं। लेकिन कल सियालकोट पुलिस के ट्विटर हैंडल से ही सबसे पहले खबर आई, फजर के बाद, फजर और नमाज के टाइम के बाद, कुछ देर बाद जब खबर आई और सियालकोट पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, तो उसके बाद लोगों ने फैमिली जराए से तस्दीक की, और तस्दीक के बाद इस खबर को बाकायदा फ्लोट किया गया, और फिर एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई इमरान रियाज खान साहब की। तो ट्विटर हैंडल पे सियालकोट पुलिस ने लिखा कि इमरान रियाज खान जन को बाजियाब करवा लिया गया। तो कहाँ से बाजियाब करवाया गया? क्योंकि अदालत के अंदर तो कहा गया था कि हम नहीं जानते वो कहाँ पर है, हमारे पास नहीं है, कोई नहीं मान रहा इदारा के हमारे पास है। तो वो तमाम तर गुफ्तगू फिर सियालकोट पुलिस का ट्विटर हैंडल पर ट्वीट बड़े सवाल का निशान है, बहुत ज्यादा सवालात है। कभी ना कभी तो इसके ऊपर से पर्दा उठेगा ही, पता चलेगा कि दाल काली थी, या पूरी की पूरी दाल ही काली थी, या बीच में कुछ चीजें थी। तो ये पता चलेगा, वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, हवा किसी के नहीं, चिराग सभी के बुझेंगे। तो शायद सहाफियों के एक होके खड़े होने का वक्त है, और शायद वक्त तभी था जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया। क्योंकि सहाफी अगर खड़े नहीं होंगे तो कल को किसी और के घर भी, किसी और की गिरबान में भी, किसी और की इज्जत पर भी हाथ डाला जा सकता है। एक जगह तो रुकेगी नहीं चीज, हवा किसी की दोस्त नहीं है, चिराग पर सबके बुझेंगे। तो एक दूसरे की आवाज बने, एक दूसरे के हम आवाज हो, यक जुबान होकर बात करें, ताकि आवाज में असर हो। एक आवाज का असर नहीं है, 10 आवाजों का, 20 आवाजों का असर है। और जब असर होगा तो कोई आप पर हाथ डालने से, गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से 10 बार पहले सोचेगा। लेकिन जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं होगा, हमारे अंदर धड़ाबंदी होगी, हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे, हम लोग नहीं, कोई जिस किस्म का भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, कोई जो बात भी कर रहा है, कोई मेरे खिलाफ बात कर रहा है, कोई आपके खिलाफ बात कर रहा है, कोई इमरान खान के खिलाफ बात कर रहा है, नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहा है, जरदारी के खिलाफ, उसको बोलने दीजिए। बोलने का हक तो खुदा ने दिया ना इंसान को। और उसके बाद जब आप, खुदा ने इंसान को हक दिया, एक बुनियादी हक है। उसके बाद जब आप जर्नलिज्म की डिग्री कर लेते हैं, जब आप मास कम्युनिकेशन की डिग्री करते हैं, तो ये डिग्री और ये जर्नलिज्म आपको क्या एथिक्स सिखाता है कि अगला बंदा जो बोलना चाहे, हाँ आपने कानूनी दायरे में रहते हुए बोलना है, हाँ आपने नफरत नहीं फैलानी, आपने इश्तियाल अंगेजी नहीं फैलानी, लेकिन आप कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए मैसेज के लिए बोलेंगे। जर्नलिज्म क्या है? जहां पर आप अवाम के बड़े हजूम के लिए आप
हेट्रोजीनियस ग्रुप्स के लिए, आप बड़ी तादाद में लोगों के लिए बात करें और मैसेस की बात करें, अवामी बात करें, महंगाई पे बात करें, जुल्म के खिलाफ बात करें, नाइंसाफी के खिलाफ बात करें, चोरी के खिलाफ बात करें, करप्शन के खिलाफ बात करें, दादागिरी जो चलाने की कोशिश मुल्क की हुकूमतों की जानिब से की जाती है उसके खिलाफ बात करें, किसी पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बात करें, किसी के साथ गैर कानूनी रवैया रखा जा रहा है उसके खिलाफ बात करें। यही सहाफत है। आवाम के मफाद के बारे में बात करें, ये सहाफत है। तो आप कैसे जुबानबंदी करा सकते हैं? ये कुछ चीजें हैं जिन पर हमें बड़ा सोचना होगा। रियासत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। रियासत के लिए लम्हा फिक्रिया इसलिए है क्योंकि इमरान रियाज खान वापस आए तो उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी कुछ लिंग्विस्टिक्स को, यानी उनके बोलने को जो डैमेज करने की कोशिश की गई है, ये कुछ चीजें रियासत पर सवालिया निशान छोड़े जा रही है। रियासत के शहरी गायब रहा, 4 माह गायब रहा, उसकी जिंदगी से 4 माह छीन लिए गए जो सदियों बराबर हुए होंगे उसके लिए। और फिर उसके बाद उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। उम्मीद करते हैं कि रियासत और जो कानूनी इदारे हैं, जो हमारे अदलिया का निज़ाम है, वो इस पर जरूर तहकीकात करेगा और आइंदा ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकेगा। दुआगो हैं इमरान रियाज खान की फैमिली के लिए, इमरान रियाज खान की सेहत के लिए। अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, अल्लाह पाक उन्हें अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, चाहे वो जिस शहर से हैं, जिस गली से हैं, जिस मोहल्ले से हैं, जिस पार्टी के हैं, जिस नजरिए के हैं, जिस मजहब के हैं, तमाम के तमाम जल्द से जल्द खैराफियत अपने घरों को पहुंचे और उनके घर वालों की तकलीफ, ये दर्द, ये कर्ब खत्म हो। ये वाकई एक दिन भी सदियों बराबर है। तो 4 माह इमरान रियाज खान को रखा गया, यकीनन ये उनके लिए 4 सदियों के मुतरादिफ हुआ होगा। अच्छा, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर हम इलेक्शंस की। लेकिन इलेक्शन से पहले, बात करने से पहले, मेरा उन तमाम सहाफ़ियों के लिए भी एक पैगाम है, जिसमें तलत हुसैन साहब हैं, जिसमें जावेद चौधरी साहब हैं, जो अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान शायद अपनी मर्जी से गायब रहे और कहीं जाके छुप गए थे और बैठ गए थे छुप के। तो उनके लिए एक पैगाम है कि मॉरल कोलैप्स जो है, या जो हमारा एक, हम जो मॉरली एथिकली जो हमारे इकदार गिर गए इतने ज्यादा, प्लीज उनको इतना मत गिराइए। कोई अपने बीवी बच्चों से 4 माह जानबूझकर गायब नहीं रहता और कोई अपने बूढ़े ज़ईफ बाप को बार बार अदालतों के चक्कर, सफेद दाढ़ी वाले में उनके बाप रियाज साहब, जिनको आप अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में देखते हैं, कोई ये नहीं चाहता। और कोई वापस खुद गायब रहने के बाद जब 4 माह बाद आता है तो उसकी हालत ऐसी नहीं होती। जो उनसे दोस्त मिले हैं वो क्या बता रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से जाकर सुन सकते हैं। हम उस पर ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकेंगे। अल्लाह पाक उनका हामी और नासिर हो और ये जो मॉरल कोलैप्स है ये हमारे माशरे से खत्म हो। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे थोड़ी सी इलेक्शन के ऊपर। एक बड़ा अहम मौजू, एक ऐसी खबर जो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर थी पिछले हफ्ते में, लेकिन वो आपसे नहीं शेयर की जा सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के वस्त में या जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट में इलेक्शंस का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ काम अभी होने, कुछ हल्का बंदियां मुकम्मल होनी है, उसके बाद फाइनल जो एक लिस्ट है वो जारी की जाएगी, उसके बाद फाइनल शेड्यूल जारी किया जाएगा। बड़े लोगों ने इसको ब्रेक किया, मुझ समेत बड़े लोगों ने इस पर बात की, अपने वीलॉग्स के अंदर भी बात की हम सब ने। लेकिन उस पर हुआ क्या, टीवी चैनल्स ने ब्रेक किया, उस पर होता क्या है कि थोड़ी सी बदनीयती, जो इलेक्शन कमीशन की बदनीयती पर मबनी ऐलान लगा, वक्ती तौर पर लगा कि इसलिए ऐलान किया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कोई एक्शन ना ले ले और वो इलेक्शन की तारीख पर बात ना करें। जिस तरह अता बंदियाल साहब को घुमा के रखा गया और उन्हें इलेक्शन की तारीख नहीं देने की दी गई, लग रहा था कि बजाय जस्टिस काजी फाइज साहब को भी इस मामले से दूर रखने के लिए वक्ती एक ऐलान किया गया, क्योंकि कोई इस वक्त तक हमारे पास कंक्रीट हतमी डेट नहीं आई। तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, 1 हफ्ता कबल ऐलान हुआ था। ना ही कोई कागजात नामजदगी का माजरत के साथ स्केड्यूल सामने आया है, ना ही हमारे पास कोई इस किस्म की चीजें सामने आई हैं। और आपने एक और चीज देखी होगी, पाकिस्तान में इलेक्शंस का ऐलान होते ही बड़ा माहौल बन जाता था, बड़ा दंगल एक सज जाता था, बड़े एक स्टेज सेट हो जाता था जी कि इलेक्शंस होने वाले। ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हमें वो चीज दिखाई दी, ऑल्दो कुछ चैनल सर्वेस कर रहे हैं, कुछ मामला शुरू हुए जरूर थोड़ी बहुत हलचल, लेकिन सियासी जमातें तो जैसे बिल्कुल चुप साध ली है। सबने लग नहीं रहा कि इतने 2 से 3 माह बाद इलेक्शंस हैं और कोई कैंपेन का माहौल नहीं लग रहा, कोई सियासी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। शायद इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। शायद महंगाई का फैक्टर एक सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो जमातें, बहुत सारी जमातें पीडीएम की फॉर्म में 16 महीने जो है वो इक्तदार में रही और वो उनको समझ शायद नहीं आ रही कि अवाम के पास किस तरीके से जाया जाए, किस तरीके से अवाम के सामने अब अपनी प्ली रखी जाए, वोट मांगा जाए, कौन सा मुंह लेके जाया जाए। तो इस कश्मकश में मुब्तला है वो और अपना तमाम का तमाम जो एक इंतखाबी जो आप कह लें अमल है या इंतखाबी जो कैंपेन है उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल वो अपना गेम प्लान सोच रहे हैं कि किस तरीके से अवाम के पास क्या चीज लेके जाई जाए, क्योंकि अवाम को तो हम कुछ नहीं दे सके, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सके। तो बजाहिर कोई इलेक्शन की रौनक, इलेक्शन की गहमा गहमी, इलेक्शन का स्केड्यूल बजाहिर दिखाई नहीं दे रहा, जिसमें इलेक्शन कमीशन की भी एक बदनीयती पे मबनी लग रहा है कि ऐलान था, सिर्फ तो वक्ती ऐलान किया गया, आई वॉश किया गया, अभी उस पर कोई किसी किस्म की तारीख हमारे सामने नहीं आती है।
सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जिनके शुरू के दिन बड़े अहम बताए जा रहे थे और बड़ी बात की जा रही थी कि उनके शुरू के जो कुछ दिन है वो बड़े अहम होने जा रहे हैं और बड़े लोगों को उनसे बड़ी बड़ी तवक्कुआत थी, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज को। लेकिन उन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद जो सबसे पहला उन्होंने फैसला, या सबसे पहला आप कहें कि उन्होंने जो फैसला किया या जो उन्होंने समाअत की मुकर्रर की केस की, वो है फैजाबाद धरना केस। ये फैजाबाद धरना केस में अपने इसकी कुछ डिटेल्स आपसे अपने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। फैजाबाद धरना केस की बहुत सारी बातें जस्टिस काजी फाइज साहब ने उस टाइम बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी, तमाम चीजें हुई थी। 28 सितंबर को गालिबन ये मुकर्रर किया गया समाअत के लिए इसकी रिव्यू पिटीशन। अब देखते हैं कि उस दिन क्या होता है, क्या उसके बाद अगला नंबर इलेक्शंस का है, क्या उसके बाद जो अगली समाअत होगी, अगली जो हम देखेंगे एक केस लगता हुआ मुकर्रर होता हुआ, क्या वो इलेक्शन के ऊपर होगा या उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर एक नए जो एक आप कह लें कि ऐलान करेगा या कोई बाकायदा तौर पर एक तारीख सामने आएगी इलेक्शन की। ये देखना होगा हमें। आने वाले हफ्ता से 10 दिन बड़े अहम होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, फिर पता चलता है कि बैक ऑफ कर गए, नहीं आ रहे वापस, वो डर गए क्योंकि आज सरफराज बुख्ती साहब निगरान वजीर दाखिला ने भी बयान दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर नवाज शरीफ साहब जमानत लिए बगैर आए तो गिरफ्तारी बहुत बहुत चांसेस है कि एन मुमकिन है कि गिरफ्तार कर लिया जाए उन्हें। तो ये तमाम तर चीजें, इलेक्शंस बिल्कुल सर पर हैं, लेकिन लीडर्स जो हैं वो लग रहा है कि शायद जेल से ही इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। तो मामला कहाँ जाते हैं, किस तरीके से मामला सेट होते हैं, किस किस के लिए स्टेज लगता है, लेवल प्लेइंग फील्ड किस किस को मिलती है, तमाम लोग खुलकर इलेक्शन लड़ेंगे बगैर किसी के सपोर्ट के, या किसी के एम्पायर होगा और किसी का कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। ये आने वाले दिनों में कुछ मामला है जो मजीद खुलकर हमारे सामने जरूर आएंगे। 28 सितंबर का दिन भी बड़ा अहम होने जा रहा है क्योंकि फैजाबाद धरना केस पर रिव्यू पिटीशन भी है, उसकी भी तमाम तर मालूमात आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे, तमाम तर चीजें आपसे शेयर करेंगे। आपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आगाह करना है कि आपकी क्या राय है और आपने अपना फीडबैक भी जरूर देना है। जितनी भी बाकी इंपॉर्टेंट खबरें, जो भी अपडेट्स हैं इलेक्शन के हवाले से और तमाम तर चीजें आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जाते जाते एक इंपॉर्टेंट नुकता, सबको इस चीज पे बड़ी हैरत है कि जनवरी में इलेक्शंस, मतलब कि जो मौसम है बड़ा सर्द होगा शुमाली इलाकों में, तो किस तरीके से इलेक्शंस होंगे, ये सवाल सबके दिमाग में है। लेकिन एक तारीख सामने कंक्रीट एक आए तो उसके बाद तमाम तर जो इस किस्म की चीजें, जो पहलू हैं, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और SPFN न्यूज को देखते रहें। हर खबर से बाखबर रहने के लिए SPFN न्यूज देखते रहें और अपना ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।